हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ताकि आपका जो है पूरा का पूरा एक टॉपिक या चैप्टर एमसीक्यू से रिवाइज हो सके। आज का जो टॉपिक होगा वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस पे बहुत ही अच्छे अच्छे नए सवाल करेंगे हम बीच में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द हाउस कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कुछ बेसिक चीजें। जैसे कि हमारे पास कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 में। उस समय क्या डिसाइड किया गया कि भारतीयों को एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का मौका दिया जाएगा। अपना खुद का संविधान बनाने के लिए एक असेंबली बनाने का मौका देंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसके 1946 में क्या करवाए गए, इलेक्शन करवाए गए। तो टोटल जो सीट्स थी वो 389 थी। इसमें कुछ सीट्स जो है ब्रिटिश इंडिया से आ रही थी जो कि 296 थी, और कुछ हमारी सीट्स जो थी वो प्रिंसली स्टेट से आ रही थी जो कि कितनी थी, 93। तो इस तरह से एक पूरी की पूरी असेंबली बनाई गई जिसका काम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब इतना सारा काम है, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, तो इन मेंबर्स को क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया 22 डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल कितनी कमेटी बनाई गई थी, तो 22 कमेटीज बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अब उसमें से नाम पूछते हैं और उनका चेयरमैन पूछते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, हाउस कमेटी। तो हाउस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, बी पटाभी सीतारमैया। ठीक है, जो हमारे ए वी ठक्कर हैं, जे बी कृपलानी हैं, या के एम मुंशी हैं, ये और जो है दूसरी कमेटीज के हेड थे। उनके बारे में हम आगे आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद द रेफरेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें सही स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शन नंबर ए, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन 1947। इसमें जो इंडिया है वो कॉमनवेल्थ ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, इसकी जो रेटिफिकेशन की गई थी ये कब की गई थी, ये बोल रहा है। अब कॉमनवेल्थ क्या होता है? कॉमनवेल्थ एक ग्रुप होता है ऐसी देशों का जो कि कभी ना कभी ब्रिटिशर्स जो थे उनके गुलाम रहे थे। तो हमें ये ग्रुप ज्वाइन करना है, ये नहीं करना है, ये टोटली किस पे डिपेंड करता था? इंडिया पे डिपेंड करता था, हमारे जो लीडर्स थे उन पे डिपेंड करता था। तो हमने ये कब डिसाइड किया था? यहाँ बोल रहा है मई 1947। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, मई 1947 में नहीं, मई 1949 में ये डिसाइड किया गया था। ठीक, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल एंथम इन जनवरी 1950। जनवरी 1950 में जो हमारा नेशनल एंथम है उसे अडॉप्ट किया गया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। ठीक, और हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग इन जनवरी 1948। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ये भी कब अडॉप्ट किया था? जैन 1950 को अडॉप्ट हुआ था नेशनल सॉन्ग भी। और ऑप्शन नंबर डी, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग इन जुलाई 1949। ये भी हमारे पास गलत है। जो नेशनल फ्लैग है वो 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, ये पूरी की पूरी डेट भी पूछी जाती है तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मैनी फीमेल मेंबर वर द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट फॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फीमेल मेंबर्स कितनी थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 15। नेक्स्ट है हमारे पास, द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंसिस्टेड ऑफ डैश मेंबर्स। तो जैसे कि मैंने बताया कि टोटल 22 कमेटीज बनाई गई थी, डिफरेंट डिफरेंट। उनमें से जो सबसे पावरफुल या मेजर कमेटी थी उसका नाम क्या था? ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति। अब ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसका मेन काम क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर करना। ठीक, कि एक बेसिक जो हमारा एक स्केलेटन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको जीरो से लिखना। ठीक है, वो किसने काम किया था? ड्राफ्टिंग कमेटी ने काम किया था। तो 29 अगस्त 1947 को
क्या हुआ था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसके तहत ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। इस ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स थे और उन 7 मेंबर्स ने अपना एक लीडर अपॉइंट किया था जो कि कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ये कुछ चीजें आपको इससे जो है याद होनी चाहिए। तो 22 कमेटीज, उनमें सबसे पावरफुल और मेजर कमेटी कौन थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। इसकी अपॉइंटमेंट कब की गई थी, 29 अगस्त 1947 को, और इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी, 7 मेंबर्स। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन वाज द 10th सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने टोटल जो है हमारे पास 2 साल 11 महीने और 18 दिन लिए थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, और टोटल हमारे पास ये जो टाइम पीरियड है ये 11 सेशंस में बांटा गया था। 11 सेशंस हुए थे हमारे पास, तब जाकर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो कि कंसिस्ट करता है 166 डेज। अब वो पूछ रहा है कि जो 10th सेशन था वो कब से कब तक था। तो जो हमारा 10th सेशन था वो कब से कब तक था, 6 तारीख से लेकर 17 अक्टूबर 1949 को। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर वॉज द चेयरमैन ऑफ डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। पूछ रहा है कि अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर किसके चेयरमैन थे। ऑप्शन ए क्रेडेंशियल कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, ऑर्डर ऑफ द बिजनेस कमेटी, या फंडामेंटल राइट सब कमेटी। तो हमारे पास ये जो अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे ये थे क्रेडेंशियल कमेटी के हेड। ठीक है, दूसरे भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ऑर्डर ऑफ द बिजनेस कमेटी के एम मुंशी, और फंडामेंटल सब राइट्स कमेटी के जे बी कृपलानी। ठीक है, अगर आपको फंडामेंटल राइट सब कमेटी पूछता है तो जे बी कृपलानी आएगा। अगर आपसे एडवाइजरी पूछता है, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, तो आंसर क्या आएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपने। नेक्स्ट जो है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर मोतीलाल नेहरू अलोंग विद द 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। बोल रहा है मोतीलाल नेहरू ने कब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया था। तो एक आपने नाम सुना होगा, 1928 में मोतीलाल नेहरू जो कि फादर थे जवाहरलाल नेहरू के, उन्होंने क्या पेश की थी, नेहरू रिपोर्ट पेश की थी 8 और लीडर्स के साथ मिलके। उसी को क्या बोलते हैं हम, एक ब्लूप्रिंट भी बोला जाता है उसको। ठीक है, एक बेस बोला जाता है कि जहां से हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की शुरुआत की। ठीक, तो हमारे पास इसका राइट आंसर क्या होगा, 1928। नेक्स्ट है हमारे पास, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय सेक्शन डैश ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये क्या बोल रहा है कि जो कैबिनेट मिशन प्लान था 1946 में, उसमें हाँ अंग्रेजों ने एक्सेप्ट तो कर लिया कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने देंगे, बट लीगल उसको राइट कब मिला, लीगली कब एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, कहीं तो उसको बनाया गया होगा। तो जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 में, तो उसका जो सेक्शन 8 था उसमें जो है लीगली रिकॉग्नाइज किया गया था किसको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 8। नेक्स्ट हमारे पास, व्हेन वाज द ड्राफ्टिंग कमेटी वाज फॉर्म्ड। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, 29 अगस्त 1947 को क्या बनाई गई थी, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। नेक्स्ट है, हु चेयर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक, जवाहरलाल नेहरू किसके चेयरमैन थे, जवाहरलाल नेहरू पावर कमेटी, ध्यान रखेंगे। और हमारे पास यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे पास प्रोविंशियल
कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे, और एक एडवाइजरी कमेटी थी ऑन फंडामेंटल राइट्स, शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है, तो उनके ऊपर जो चेयरमैन थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। नेक्स्ट है द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, रिपीटेड क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। के एम मुंशी हमने पहले किया है, अभी इसके हेड थे ये ऑर्डर ऑफ द बिजनेस कमेटी, तो उसके हेड कौन थे? हमारे पास के एम मुंशी। नेक्स्ट है हमारे पास हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, आर के शामुगन चेट्टी, सरदार बलदेव सिंह, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर के शामुखम चेट्टी। तो और इसके बारे में जान लेते हैं, जो सी राजगोपालाचारी थे ये जून 1948 में क्या बने थे? गवर्नर जनरल बने थे इंडिया के, ठीक है। अगर आपसे लास्ट गवर्नर जनरल पूछा जाए इंडिया का तो आंसर क्या आएगा? सी राजगोपालाचारी। ऐसे ही आर के शानमुखम चेट्टी जो हैं ये हमारी क्या है? फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिपेंडेंट इंडिया के। अगर तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट बजट किसने पेश किया था इंडिपेंडेंट इंडिया का, तो भी आंसर क्या आएगा? सेम आंसर आएगा, ठीक है। जो सरदार बलदेव सिंह है ये डिफेंस मिनिस्टर थे इंडिया के फर्स्ट, और बी आर अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे फर्स्ट, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स जो है आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अभी मैंने बताया कि हमारे जो बी आर अम्बेडकर थे वो क्या थे? फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। और मौलाना आजाद जो थे ये क्या थे? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर वाज द फर्स्ट डैश मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। लॉ मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? बलदेव सिंह। फाइनेंस मिनिस्टर आर के शेट्टी, और लेबर मिनिस्टर बाबू जगजीवन सिंह, ठीक है। ये कुछ चीजें जो है आपको ध्यान में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। अभी हमने किया है सी राजगोपालाचारी फर्स्ट लास्ट गवर्नर जनरल, जगजीवन राम ये कौन है? ये हमारे पास थे फर्स्ट लेबर मिनिस्टर। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये कौन थे? ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। और बलदेव सिंह कौन थे? फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बलदेव सिंह। नेक्स्ट है हमारे पास द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अभी हमने किया अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर की एडवाइस देने वाले जो भी डाउट्स होते हैं या फिर जो क्लैरिफिकेशन है उसके लिए जो एडवाइजर थे वो कौन थे? सर बी एन राव, ठीक है। कई जगह जो है राव भी लिखा होता है, तो ये दोनों जो है सेम पर्सन है, राव। नेक्स्ट है हु वाज अपॉइंटेड एज द असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर। सेम क्वेश्चन, बी एन राव। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट ड्राफ्ट किसने बनाया था, फर्स्ट ड्राफ्ट, तो आप आंसर बी एन राव करेंगे, ना कि बी आर अम्बेडकर करेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था ड्राफ्ट बनाना, बट जो पहला ड्राफ्ट बनाया था वो किसने बनाया था? बी एन राव ने बनाया था। नेक्स्ट है हमारे पास हु वाज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जैसे बताया कि टोटल 389 मेंबर्स थे, बट जैसे ही हमारे पास पार्टीशन हुआ इंडिया में जो है सीट्स कितनी बची? 299। तो उनमें से बोल रहा है कि इनमें से कौन से
मेंबर नहीं थे, तो याद रखना है, तो महात्मा गांधी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, स्टीयरिंग कमेटी के हेड थे, ठीक है। फ्लैग कमेटी थी एक, उसके हेड थे। सरदार पटेल हमारे पास, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो माइनॉरिटी से रिलेटेड एडवाइजरी कमेटी थी, या फिर हमारे पास फंडामेंटल राइट से रिलेटेड एडवाइजरी कमेटी थे, उसके हेड थे। और जीवी मावलंकर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है, उसमें जो 299 पीपल थे, अब क्या हो रहा था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये डुअल रोल प्ले कर रही थी। डुअल रोल मींस कि एक तो काम था इनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, ठीक है, और दूसरा काम क्या था कि ये एज अ पार्लियामेंट भी काम कर रही थी उस समय। तो जब भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करती थी, तो उस समय तो प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे, बट जैसे ही वो एज अ पार्लियामेंट्री बॉडी काम करती थी, तब उसके चेयरमैन कौन होते थे? जीवी मावलंकर। नेक्स्ट है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 1946 को। तो उस दिन जो है फर्स्ट पहली बार जो टेम्परेरी चेयरमैन बनाए गए थे वो कौन थे? हमारे पास डॉक्टर सच्चिदानंदा सिन्हा। उसके बाद सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, 9 दिसंबर 1946 हु वाज चेयर द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो सच्चिदानंद सिन्हा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग मूव्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पेश किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ये पूछ रहा है। तो बी एन राव, सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। जो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी जो फर्स्ट मीटिंग होती है वो कब होती है? 9 दिसंबर को। 11 दिसंबर को सेकेंड मीटिंग होती है। फर्स्ट मीटिंग में टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सेकेंड मीटिंग में परमानेंट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ये चुने गए थे। उसके बाद 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश करते हैं, जिसका मतलब है कि कैसा जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं उसका बेस क्या होगा, कौन सी वैल्यूज होंगी, कौन से मोराल्स जो है फॉलो किए जाएंगे, उसके बारे में जो सारा लिखा हुआ था, जो हम देखते हैं आज के प्रेम्बल में, लिबर्टी, इक्वालिटी, सॉवर्निटी, ये सारी चीजें कहाँ से आई हैं? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से निकल के आई हैं। कई बार पूछा जाता है कि हमारा प्रेम्बल कहाँ से बना है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही हमारा जो है प्रेम्बल ड्राइव हुआ है। उसके बाद ये 13 दिसंबर 1946 की बात है। अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट कब किया गया था या पास कब किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, हु रिप्लेस द सच्चिदानंद सिन्हा एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो 11 दिसंबर को कौन बने थे परमानेंट प्रेसिडेंट? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हु वाज द फर्स्ट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ द इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये आपको याद रखना है कि पहले प्राइम मिनिस्टर भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और पहले एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन डिड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक प्लेस। पहली मीटिंग कहाँ हुई थी या कब हुई थी? तो अभी हमने डिस्कस किया है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन दिल्ली। नेक्स्ट वन इज, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज ऑन 26 जनवरी, 23 जून, 15 अगस्त या 26 नवंबर। देखो क्या था, 26 नवंबर 1949 को
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट कर लिया गया कि हाँ कि अब ये फाइनल हो चुका है, जैसा हमें चाहिए था वैसा बन चुका है। बट हमने क्या डिसाइड किया कि इसको लागू कब करा जाएगा, 26 जनवरी 1950 को इसको लागू करेंगे। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी से ही हम जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते थे, तो हम जो है चाह रहे थे कि अब जैसे उसका जो डेट है उसका रेलिवेंस बना रहे, तो 26 जनवरी को हमने चूज कर लिया कि इस दिन जो है हम अपने देश को क्या है रिपब्लिक बनाएंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है लागू कर देंगे। तब क्या हुआ, जो 26 नवंबर थी इसकी रेलिवेंस कहीं ना कहीं खो गई थी। तो 2015 से हम 26 नवंबर को क्या कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में हम मनाएंगे, संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे इसको 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन। तो अभी हमने डिस्कस किया कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। अडॉप्ट कब किया गया था, वर्ड नोट करने वाला है। तो अडॉप्ट किया गया था ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट है, द मोमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टू गाइड द डेलिब्रेशन ऑफ द असेंबली वाज स्टार्टेड बाय। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा मूव किया गया था असेंबली में, जवाहरलाल नेहरू, किरण देसाई, नटवर सिंह या के एम मुंशी। तो इसका राइट आंसर क्या है, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है हमारे पास, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है किसने बनाया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। नेक्स्ट है हमारे पास, इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द डिसेबिलिटी एक्ट। ठीक है, ये ऐसे ही आ गया, इसका राइट आंसर क्या होगा, 1995। जो डिसेबिलिटीज एक्ट था वो कब पास हुआ था, 1995 में। नेक्स्ट है, द ड्राफ्टिंग कमेटी रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच लैंग्वेज। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उन्होंने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पहले तो अकेला इंग्लिश में लिखा था। ठीक है, अगर पूछे कि ड्राफ्ट कब कैसा बनाया गया था, तो इंग्लिश में बनाया गया था, बाद में इसको ट्रांसलेट भी करा गया था हिंदी में। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, हिंदी एंड इंग्लिश। नेक्स्ट है, हु हेडेड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेयरिंग कमेटी एंड फ्लैग कमेटी, ये इंपॉर्टेंट है इनसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो फंडामेंटल राइट्स एडवाइजरी कमेटी और हमारे पास शेड्यूल्ड एरियाज एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोविंशियल है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसके हेड भी कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक्चुअली जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी तो ये डिसाइड किया गया था कि दो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जाएंगे, एक बनाया जाएगा यूनियन के लिए और एक बनाया जाएगा प्रोविंसेस के लिए। जैसे कि सेंटर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी तरह से जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसके हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। बाद में ये डिसाइड किया गया कि एक ही बनाएंगे, तो हमारे पास आज जो है सिंगल ही कॉन्स्टिट्यूशन है। व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन हेल्ड। तो 1946 में ही पहली बार इलेक्शन हुए थे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी टू सेटल डिस्प्यूट्स, सिंगल टायर गवर्नमेंट, या फिर डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो फेडरल सिस्टम का मतलब है कि जहां पर हमें जो सेंटर है वो ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे, होल्ड करता हुआ दिखाई दे सभी स्टेट्स को। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, तो ये एक फेडरल फीचर है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और सिंगल टायर गवर्नमेंट, तो ये हमारे पास जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारे पास मल्टी टायर गवर्नमेंट है, हमारे पास सेंटर में भी गवर्नमेंट है और स्टेट में भी गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये हमारा एक फेडरल फीचर नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड जितने भी मेजर क्वेश्चंस हो सकते थे एक हाई लेवल पे, वो सारे डिस्कस किए हैं।
होप सो आपको पसंद आया होगा। यू कैन सब्सक्राइब फॉर द मोर वीडियोस।